मुझे तो लगता है तुझे पंचायत बुलानी चाहिए। वहां पे जो पंच है ना और सरपंच मिलके इस बात का फैसला कर लेंगे। ना मां, ये हमारे घर का मामला है और इसका फैसला हमारे घर में होगा। अब ये घर का मामला ना रहा वीरेंद्र। सारे गांव वाले यहाँ थे, पूर्वी गुनाहगार है उन सबकी आंखों में। किस नजर से देखेंगे वो उसे? उसे भी तो मौका मिलना चाहिए ना, सबके सामने, पूरे गांव के सामने ये बताने का कि उसने ऐसा ना किया है। अगर तू पंचायत बुला लेगा ना तो वो अपना पक्ष रख सकती है। तो तुझे पंचायत बुलाने में क्या दिक्कत है? इसे ना कोई मौका मिलना चाहिए और ना इस घर के लोगों का इज्जत। वीरेंद्र, इसने जो किया है ना, उसे देखकर मैंने पछतावा हो रहा है कि मैंने ना सिर्फ इससे शादी की बल्कि इसे मान सम्मान इज्जत मुखियानी का दर्जा दिया। वीरेंद्र मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि इस मुल्कियों को ब्याह कर मैं इस घर में लेकर आया। आप अपनी हद से बाहर जा रहे हैं। जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हैं आप इतनी देर से। एक औरत की मान मर्यादा, मान सम्मान, उसका तो ख्याल रखिए। आपको किसने अधिकार दिया एक औरत को बदचलन, बेशरम और चरित्रहीन कहने का, और वो भी बिना किसी पक्के सबूत के? जो कहना था आपने कह दिया, बहुत कुछ कह दिया। अब हम कहते कि अगर उस वीडियो में हमारी जगह साक्षी जी होती तो क्या करते हम? उनकी बातों पे यकीन करते या फिर जो हमारे साथ कर रहे हैं वही करते और उन्हें भी बाजार। रुक क्यों गए आप? हाँ, मारिए हमें। अपनी बातों से तो इतनी देर से मार ही रहे हैं, हाथों से भी मार डालिए। अगर आप ये करना चाहते हो तो ये भी कर दीजिए। लेकिन कान्हा जी की कसम, एक दिन ऐसा आएगा कि आज हम जो कर रहे हैं ना उसका जरूर पछतावा रहेगा। हाथ और हमारे चरित्र पर उंगली उठाने का। तेरी हिम्मत कैसे हुई साक्षी का नाम लेने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई? साक्षी तेरे जैसी ना है। अरे तेरी जैसी हरकत करना तो दूर, साक्षी इसके बारे में सोच भी ना सकती थी। साक्षी असली पतिव्रता और चरित्रवान औरत थी। अरे तू तो क्या, सारी दुनिया तो क्या, अगर भगवान खुद अगर मैंने बोलता ना साक्षी ने वो किया है तो मैं उसकी बात भी ना मानता, क्योंकि मन ने साक्षी पे पूरा भरोसा है। वो कभी ऐसा ना कर सकती थी। लेकिन हमारे मामले में हमको जरा सा भी भरोसा नहीं, क्योंकि हम आपकी साक्षी जी की तरह आपकी पत्नी नहीं, बल्कि हम तो एक मूल्खी है ना। इसलिए अब ये एक घर का मामला नहीं, इस गांव की एक मूल्खी का मामला है। इस मूल्खी की सुनवाई और सजा सबके सामने पंचायत में होगी, क्योंकि मूल्खियों की तो कोई इज्जत होती ही नहीं है। क्योंकि मूल्खी एक इंसान नहीं, वो तो एक सामान होती है जिसे पैसे वाले लोग खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं साइड में। अब आपसे मुलाकात हमारी पंचायत में ही होगी। जो मांगेंगे पंचायत में ही मांगेंगे, जो कहेंगे पंचायत में ही कहेंगे। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे अभी, कि अगर हम पंचायत में बेकसूर साबित हो गए ना मुखिया जी, जिसका हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि कान्हा जी जानते हैं कि हम गंगा की तरह पवित्र हैं। लेकिन एक बात जरूर याद रखें कि आपको पूरी जिंदगी पछतावा होगा कि आज आपने हमारे साथ क्या किया और क्या कुछ नहीं कहा। इस गांव का मुखिया होने के नाते मेरे सामने आने वाले हर दोषी को सजा सुनाना मेरा काम है। और आज जो दोषी हमारे सामने बैठा है वो मेरा अपना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस दोषी की सुनवाई और सजा मैं ना बाकी के पंच करें। ताकि भविष्य में कोई यो ना कहे कि
मुखी वीरेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी पत्नी के साथ न्याय करने में कोई नरमी दिखाई, इसलिए आज की कार्रवाई और आगे की सुनवाई बाकी के पंच करेंगे। आप पूर्वी आगे आकर अपनी बेगुनाही साबित कर दे, बता दे सब पंचों को कि तूने कोई गुनाह ना किया। आजा। जब हमारा भगवान जानता है कि हम बेकसूर है, तो फिर इन इंसानों के आगे न्याय की भीख क्यों मांगे? हमने जो कुछ भी पहले कहा वो सब कुछ सच था, और जो कुछ भी अभी कह रहे हैं वो भी सच है कि हमने हमारे पति को कोई धोखा नहीं दिया है। हम नहीं जानते कि वो रिकॉर्डिंग किसने और कैसे की, पर जो कुछ भी उस रिकॉर्डिंग में दिख रहा है वो हम भगवान की कसम खा के कहते हैं कि हमने वैसा कुछ नहीं किया। अब ना ही हमारे पास कोई सबूत है और ना ही कुछ कहना चाहते हैं अपने आप को बेकसूर साबित करने के। देखो मुखियाणी, बिना किसी सबूत के ना कोई अदालत माफ करती है और ना कोई पंचायत। जवान में हड्डी ना होती कोई, इसलिए जवान का विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसीलिए सारे पंचों का फैसला है कि तुम्हें अपने को बेकसूर साबित करने के लिए एक बहुत ही कठिन परीक्षा देनी होगी। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ये बेकसूर है, इसे कठिन परीक्षा से ना गुजरने दीजिए। अरे ये कहाँ से बेकसूर हो गई? इतना बड़ा कांड क्या है इसने? अब इतना बड़ा पाप किया है तो कठिन परीक्षा तो देनी पड़ेगी। ये क्या बात कर रहे हैं? आखिर ये कौन सी कठिन परीक्षा है? बताइए हमें क्या करना होगा अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए? हाल लेके आओ। जो थारे सामने थाल है उनमें 20 लड्डू है, जिनमें से 3 लड्डू बगैर जहर की है और 17 लड्डुओं में जहर है। अगर तू सच्ची है, बेकसूर है, अपने पति से धोखा ना किया है, तो तुझे इनमें से वो लड्डू खाने हैं जिनमें जहर ना। अगर तूने जहर वाला लड्डू खाया तो हम समझेंगे गुनहगार और झूठी थी तू। भगवान ने तुझे तुम्हारे किए की सजा दे दी। और अगर तूने बिना जहर का लड्डू खाया तो ये साबित हो जाएगा कि तू सच्ची है और इस कठिन परीक्षा में बेगुनाह साबित हो गई तू। मैं जानती हूँ वीरेंद्र, जब न्याय की बात आती है ना तो ना तू अपना देखता है ना पराया। वैभव अपने अपने भाई को ही तू फांसी चढ़ाना चाहता था क्योंकि वो गुनहगार था, और यही तो पूर्वी के साथ भी करेगा। पंच परमेश्वर तो भगवान के समान होता है, पूरा गांव उस पर विश्वास करता है कि जो फैसला करेगा ना सच्चा करेगा, अपना पराया ना देखेगा। इसीलिए तो पंचों ने कहा जो औरत अपने पति को धोखा देती है उसे कठिन परीक्षा से तो गुजरना ही पड़ता है। उसे इनमें से लड्डू खाना ही होगा, और अगर वो सच्ची हुई ना तो जहरीला लड्डू उसके हिस्से ना आएगा, भगवान उसकी मदद करेगा।
तू एक पति है। अगर तू सिर्फ पूर्वी का पति होता ना तो तू ये सजा से उसे बचा सकता था, लेकिन तू सिर्फ पति ना है, तू गांव का सरपंच है, मुखिया है, इसीलिए तू ये ना रोक सकता। तुझे न्याय करना ही पड़ेगा, पंचों की बात माननी पड़ेगी। न कटघरे में तेरी पत्नी है या कोई और, ये तेरे लिए मायने ना रखता, इसीलिए तू कुछ ना कर सकता। इसे ये परीक्षा लेनी ही पड़ेगी। मैं भी बावरी ने ऐसे मरने ना दूंगा, इसीलिए तो सारे लड्डू बिना जहर वाले हैं। मैं ना चाहता था इस मामले की सुनवाई पंचायत के सामने हुए, पर मुखिया ने जिद पे अड़ी है। वो अपने आप को सबके सामने बेकसूर साबित करना चाहती है, इसलिए उसकी इच्छा पूरी करते हुए इस मामले की सुनवाई हमारे पंचायत में होगी। तू तो गांव का मुखिया है, अब तू बता, इस गुनाह के लिए मुखियाणी ने कौन सी कठिन परीक्षा देनी होगी? एक ऐसी कठिन परीक्षा देनी होगी जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जावे। ये परीक्षा थाल से भरे लड्डुओं से होगी। मारे तो न पड़ी पल्ले बात, प्रसाद बांटा जो थाल में लड्डू सजवा की बात कर रहे। मैं सब तक कठिन परीक्षा की बात कर रहा हूँ। माँ, एक बात कहूं, मैंने एक से एक चतुर और एक से एक समझदार लोगों को देखा है जिंदगी में, लेकिन आप उन सबसे ना 4 हाथ आगे निकली। कितनी आसानी से आपने उस मोलकी को पंचायत में जाने के लिए राजी कर लिया, उसे समझ में नहीं आया। अब तो उस मोलकी और चेची दोनों की इज्जत दांव पर है। और माँ, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आप इन जहर वाली लड्डुओं का करेंगे क्या? मुखियाणी के सामने लड्डुओं से भरा एक थाल रखा जाएगा, इसमें कुछ लड्डुओं को छोड़ के बाकी सारे लड्डुओं में जहर होएगा। अगर मुखियाणी सच्ची हुई ना तो बिना जहर का लड्डू खा लेगी, और अगर उसने जहर से भरा हुआ लड्डू खा लिया ना तो यूं समझा जाएगा कि उसे उसके किए कर्मी सजा मिल गई। ना पकड़। आधा जहर तो वीरेंद्र ने घोड़ा है उस मोड़की की जिंदगी में, और बचा हुआ आधा जहर मैं घोलूंगी उस मोड़की की जिंदगी में। अब देखना कैसे उसकी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ना उसे तड़पता हुआ देखूंगी ना, तब जाके मेरे कलेजे को ठंड पड़ेगी। इस जहर के लड्डू से अगर मुखियान को कुछ हो गया या वो मर गई तो? ऐसा कुछ ना होगा, क्योंकि किसी भी लड्डू में जहर ना होगा। हमें तो सिर्फ ये झूठी अफवाह फैलानी है। वो कहते हैं ना कि गुनहगार का मन मैला हुए, अगर मुखियाणी का मन मैला हुआ ना तो वो कभी भी इस परीक्षा के लिए तैयार ना होगी, और जहर से भरा लड्डू खाने से पहले ही मरने के डर से वो अपना जुर्म कबूल कर लेगी। हमें तो सिर्फ गुनहगार के हाव भाव से सच का पता लगाना है, और वैसे भी मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मुखियाणी को कुछ हो जाए। हमें सिर्फ झूठे जहर के लड्डू से सच का पता लगाना है। मालकिन, मैंने अभी नीचे मुखी जी को पंचों से बात करते हुए सुना कि किसी भी लड्डू में जहर ना होगा। ये जो लड्डू में जहर वाली बात है ना, ये सिर्फ मुखियानी को डराने के लिए थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब वीरेंद्र को तो यही लगेगा ना कि किसी लड्डू में जहर है ही ना, जबकि मैंने हर लड्डू में कोट कोट का जहर भरा है। वीरेंद्र तो निश्चिंत हो जाएगा, और वो मोड़ की ये जहर वाला लड्डू खाकर ऊपर चली जाएगी। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी, किसी को भी हम पर शक ना होगा। मैं जानती हूँ वीरेंद्र, तुझे लग रहा है ना कि लड्डू में जहर ना है, पर तुझे ये ना पता कि मैं इन सारे लड्डू में पहले ही जहर मिला चुकी हूँ। तो मुखियानी तैयार हो? वीरेंद्र, तू जानता है ना इस परीक्षा में इसकी जान भी जा सकती है। जब हमारे शास्त्र में
अपराध को मिटाने के लिए इतनी सारी कठिन परीक्षाएं दी गई हैं, उसके सामने यो परीक्षा क्या है? पंचायत में पंच का फैसला चलता है, और जब पंचों ने यो फैसला कर दिया तो पूर्वी को यो कठिन परीक्षा देनी ही पड़ेगी। ठीक है, हम तैयार हैं। देखते हैं आज भगवान के न्याय के आगे इंसान के न्याय का क्या अंजाम होता है। देखते हैं आज हम सबके सामने सच्चे और पवित्र साबित होते हैं या फिर कान्हा जी ने हमारा आखिरी दिन लिखा हुआ है। आज हम इस लड्डू की थाल से लड्डू खाने को तैयार हैं। मुखी जी, हमें नहीं पता कि आपको क्यों हम पर विश्वास नहीं है कि हम सच बोल रहे हैं। आप क्यों हमसे ये कठिन परीक्षा ले रहे हैं? हमें तो लगा था कि इतने वक्त में हमने जो आपके और आपके परिवार के लिए किया, उसके बाद आप हम पर भरोसा करने लग गए। मैंने तेरे पे पूरा भरोसा है। आपने खुद कई बार कहा कि आपको हमारी सच्चाई, अच्छाई, हमारी ईमानदारी पर विश्वास है, पर आज आपका ये व्यवहार और हम पर हो रहा अत्याचार को देखकर लग रहा है कि आप कहते कुछ और और करते कुछ और। आपने हमें कहा जरूर अपनी पत्नी, लेकिन माना अब तक सिर्फ मूलकी। इसलिए इस मूलकी के मान, सम्मान और जान की कोई कीमत ही नहीं आपकी नजरों में। मैं तो तन्ने अपना और अपने परिवार का एक अहम हिस्सा मानता था। साक्षी के जाने के बाद सिर्फ तू ही थी जिसके साथ बात करना, अपने मन का सुख दुख कहते रहना सब अच्छा लगता था मन में। साक्षी के बाद सिर्फ तू ही थी जिसे मुखिया ने अपने ऊपर इतना अधिकार दिया था, जिसे मन से इतना चाहा था, वो सिर्फ तू ही थी बावरी। अरे मुखियाइन, अब आप खुद से खाएंगी कि आपके कान्हा जी आएंगे पालकी में आपको खिलाने? पत्नी होने का फर्ज तो निभाया नहीं, कम से कम पूरे गांव वालों के सामने मुखी जी की बात की इज्जत तो रख लीजिए। अब खा लीजिए लड्डू और कर लीजिए अपने आप को बेकसूर साबित। चलिए खाइए ना। अरे खा लेगी, जब देखो टपर 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 अपनी जबान चलाती है। अरे वो मौत के इतने सामने खड़ी है और तू बाज ना आ रही है ताने देने से। चुप कर।
हे कान्हा जी, हम बेकसूर हैं, इसलिए रक्षा करना हमारी प्लीज।